हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग सॉल्यूशन के पार्ट 5 वीडियो में हम लेकर आए हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का तीसरा रूप 3 वाला टाइप्स, वो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो आज हम लोग सॉल्यूशन के पार्ट 5 में हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो पिछले लेक्चर में हम बताए थे, पिछले वीडियो में हम बताए थे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो किसी भी कंपाउंड का, किसी भी सॉल्यूशन का या किसी भी लिक्विड का जब वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, इस वायुमंडलीय दबाव के बराबर हो जाए, तो उस लिक्विड का जो भी टेम्परेचर होगा उसी टेम्परेचर को बोलेंगे उस लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर लिक्विड के लिए, वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना? 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर वो होता है 1 atm, ठीक है। और 1 atm इक्वल टू हम बताए थे 760 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg जो होता है वो एक प्रेशर का यूनिट है, जो अधिकांश डॉक्टर लोग जो है प्रेशर मापने के लिए ये यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। खैर हम लोग देखेंगे आज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। राइटिंग लगाते हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखिए एलिवेशन का मतलब होता है वृद्धि, इंक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट पिछले क्लास में हम बताए थे बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि हो जाना, इंक्रीज कर जाना, उसी को बोलेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो कब इंक्रीज होगा? जब किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है ऐड किया जाएगा। मान लो कोई लिक्विड है, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो बन जाएगा सॉल्यूशन। अब उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 atm बनाने के लिए उस लिक्विड के टेम्परेचर से बढ़ाना होगा, जो उस लिक्विड का जो पहले टेम्परेचर था, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट था। देखिए समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। मान लेते हैं कंटेनर है, ठीक है। हम लोग इसमें प्योर सॉल्वेंट ले लेते हैं, बेंजीन लीजिए या आप वाटर ही ले लीजिए। वाटर ये आपका है, वाटर ये आपका है सॉल्वेंट, ठीक है। वाटर सॉल्वेंट है प्योर। वाटर का जो वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगा रहा है, वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगा रहा है 1 atm, हम लोग समझ चुके हैं पिछले क्लास में। 1 atm कब लगाएगा? जब वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी वाटर अगर प्योर है तो उसका वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। जैसे इसमें हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम बताए थे जो वेपर में कन्वर्ट ना हो, चीनी, नमक, ग्लूकोज, जैसे हम लोग डाल देते हैं तो फिर क्या बनता है? इसमें लेयर बनता है। किसी भी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालिएगा तो लिक्विड के सतह पर एक लेयर बनेगा और वेपर बनने से उसको रोकेगा। उस लिक्विड जो सॉल्वेंट का पार्टिकल वेपर बन रहा था उसको रोकेगा। तो उस वक्त क्या हो जाएगा? अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर है, टेम्परेचर अगर आपका 100 डिग्री सेल्सियस ही आपका अप्लाइड है, तो वेपर प्रेशर आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कम वेपर बनेगा, प्रेशर भी आपका क्या लगाएगा? कम लगाएगा। मतलब 1 atm के बराबर नहीं होगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर कम बनेगा, तो वेपर कम बनेगा तो प्रेशर भी कम लगाएगा, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। उसी को बोलेंगे लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अब हम लोग को, अब जो ये बन गया, ये जो बना, अब बना क्या? सॉल्यूशन, क्योंकि हम लोग सॉल्वेंट में क्या डाल दिए? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब ये सॉल्यूशन बनने के बाद अब इसका वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर तो नहीं आ रहा है। तो 1 atm बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। यानी ये टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस के लिए, किसके लिए? वाटर के लिए। वाटर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 atm का वेपर प्रेशर बन रहा था, वेपर के द्वारा प्रेशर लगा रहा था। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ा दिए 101 डिग्री सेल्सियस कर दिए। फिर भी देख रहे हैं कि वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगा रहा है 1 atm के बराबर नहीं लगा रहा है। टेम्परेचर बढ़ा दिए 100
102 कर दिए, 103 कर दिए, 105 कर दिए, चलिए 105 डिग्री सेल्सियस कर दिए। तो आप देख रहे हैं कि वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगा रहा वो 1 atm के बराबर आ गया। 105 डिग्री सेल्सियस जैसे किए, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर आ चुका है। लेकिन वृद्धि कितना हुआ? वृद्धि हुआ, हम लोग 105 से घटाएंगे 100 डिग्री सेल्सियस, यानी आपका 5 डिग्री सेल्सियस जो है इंक्रीज किया। यही इंक्रीज वाला बॉइलिंग पॉइंट को बोलेंगे हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ज्यादा लीजिएगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का अमाउंट तो ज्यादा आपका लेयर बनाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड ज्यादा होगा, उतना ही अधिक वेपर बनने से सॉल्वेंट का पार्टिकल जो वेपर बन रहा था उसको रोकेगा। तो जितना अधिक सॉल्यूट लीजिएगा उतना ही अधिक आपका वेपर को रोकेगा, वेपर प्रेशर उतना ही अधिक कम आएगा। तो फिर वेपर प्रेशर 1 atm बनाने के लिए उतना ही आपको टेम्परेचर देना होगा। तो सॉल्यूट पर भी डिपेंड करता है, किसी भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्यूट के अमाउंट पर भी डिपेंड करता है। इसलिए राउल्ट्स ने कहा था रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जो लास्ट में लिखाए थे। खैर, तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट का वृद्धि हुआ कितना? 5 डिग्री सेल्सियस। इसी बॉइलिंग पॉइंट के वृद्धि को बोलेंगे, इसी इंक्रीज वाला बॉइलिंग पॉइंट को बोलेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यही है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। प्योर सॉल्वेंट में जैसे ही हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। बस जितना का इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज नॉन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मान लेते हैं हम लोग प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हम लोग मान लेते हैं TB है। क्या है? TB। और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो आया, इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हम लोग मान लेते हैं TB डैश है। तो अधिक से कम को घटाएं तो फॉर्मूला बनता है TB डैश माइनस TB। यही है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग डेल TB से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिख लिया जाए। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लिखिए, when non-volatile solute is added to pure solvent, so then boiling point increase in boiling point is known as elevation of boiling point. I repeat, when non-volatile solute is added to pure solvent, so then boiling point increases, full stop. Increase in boiling point is known as elevation of boiling point. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, लेट, माना कि लेट TB is the boiling point of pure solvent and TB dash is the boiling point of solution containing non-volatile solute. Then elevation of boiling point. Then के बाद लिखिए then elevation of boiling point, इसका हम लोग डेल DB से डिनोट करेंगे। लिख दिए ब्रैकेट में डेल TB इक्वल टू TB डैश माइनस TB इक्वल टू TB डैश माइनस TB। तो ये है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला। आधी से कम घटाएं। ये डेल बताता है परिवर्तन, बॉइलिंग पॉइंट में क्या परिवर्तन आया है। याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा इंक्रीज करेगा, और वो इंक्रीज वाला वृद्धि क्या है, वो इंक्रीज वाला पॉइंट क्या है, उसी को बोलेंगे हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये डेल से रिप्रेजेंट किया, डेल मतलब परिवर्तन बता रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट में क्या वृद्धि हुआ। तो डेल TB ये पूरा सिंबल है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। तो चलिए हम लोग देख लिए आज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलालिटी। तो देखिए ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। याद रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट क्या है, पिछले लेक्चर में बताए थे। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है अभी बताएं। किसी भी प्योर लिक्विड में जैसे ही हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो क्या करेगा, वो वेपर प्रेशर को कम कर देगा। तो वो अब जो सॉल्यूशन बना
उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक एटीएम बनाने के लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना होगा। बस जितना टेम्परेचर आप इंक्रीज किए उसी टेम्परेचर को बोलेंगे उस सॉल्यूशन के लिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड में जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालिएगा तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन का बात होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलालिटी। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और मोलालिटी के बीच क्या अंतर है? रिलेशन TI रिलेशनशिप between elevation of boiling point and molality, ठीक है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और मोलालिटी के बीच क्या रिलेशन होने वाला है? तो अब हम लोग जानेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलालिटी। रिलेशनशिप ये नहीं होगा, रिलेशनशिप बिटवीन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलालिटी। देखिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो हम लोग डेल टीबी से डिनोट करते हैं, डेल टीबी से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोलालिटी का। मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट मोल पर केजी। मोलालिटी के बारे में हम लोग सॉल्यूशन वीडियो पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं। मोलालिटी का यूनिट होता है मोल पर केजी, 1 केजी में जितना मोल सॉल्यूट है, ठीक है। तो वो मोलालिटी का सीधा समानुपाती होता है कौन? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि अगर मोलालिटी का वैल्यू मान लेते हैं 5 मोल पर केजी है, अगला सॉल्यूशन का सैंपल है, मोलालिटी का वैल्यू 10 मोल पर केजी है, अगला 15 मोल पर केजी है। तो मोलालिटी का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो ये सब सॉल्यूशन का मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो पहले वाले से सेकंड वाला का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। पहला और सेकंड वाले से थर्ड वाला सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा होगा। यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। मोलालिटी का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा सॉल्यूशन का, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नहीं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है 1 केजी में 5 मोल्स है, 1 केजी में 10 मोल है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ गया 10 मोल। 1 केजी सॉल्वेंट में 15 मोल्स है और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, यानी सॉल्यूट की अमाउंट इसमें ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, लिक्विड में लेयर ज्यादा बनेगा। जब ज्यादा बनेगा लिक्विड में लेयर तो वेपर प्रेशर को उतना ही डिक्रीज करेगा, तो फिर वेपर प्रेशर को इसमें ज्यादा कम कर देगा। तो फिर 1 एटीएम वेपर प्रेशर बनाने के लिए इसमें ज्यादा आपको क्या देना होगा? टेम्परेचर देना होगा। तो जैसे जैसे मोलालिटी का वैल्यू बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू भी क्या होगा? बढ़ते जाएगा। तो फिगर से समझते हैं, ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा फिगर। चलिए इसमें मान लेते हैं 1 केजी हम लोग सॉल्वेंट ले लिए। मोलालिटी में 1 केजी का बात हो रहा ना, इसमें मोलालिटी का ही क्यों बात किया? क्योंकि मोलालिटी में ही सिर्फ हम लोग सॉल्वेंट का बात करते हैं, बाकी आपका जो है मोलालिटी, नॉमिनेटिव, फॉर्मेटिव, इसमें सॉल्यूशन का बात किया जाता है, ये तो मालूम होगा। इसीलिए यहाँ मोलालिटी का चर्चा हो रहा है। मोलालिटी में 1 केजी प्योर सॉल्वेंट लिया गया है, 1 केजी प्योर सॉल्वेंट, और उसमें मिलाया गया क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की मोलों की संख्या। तो इसीलिए यहाँ पर जो है मोलालिटी का ही सीधा समानुपाती होगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखिए 1 केजी हम लोग प्योर सॉल्वेंट ले लिए, मतलब वाटर ले लिए, 1 केजी प्योर सॉल्वेंट। अब हम लोग अच्छा वाटर ले लिए तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? तो इस लिक्विड का हम लोग टीबी माने हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिए। अब इसमें हम लोग मान डाल दिए क्या? 5 मोल्स, 5 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। देखिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो वेपर में कन्वर्ट ना हो, तो अब क्या होगा बताइए? सॉल्यूट डालने के बाद क्या होगा? लेयर बनाएगा,
सॉलिड लेयर बनाएगा। लेयर बनाएगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 atm के बराबर अब नहीं आएगा। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो 1 atm के बराबर होता है। लेकिन जैसे सॉलिड डाल दिए लेयर बनेगा, लेयर बनने के बाद वो वेपर प्रेशर को रोकेगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, लोअरिंग हो जाएगा। तो फिर 1 atm प्रेशर बनाने के लिए हम लोग को अब टेम्परेचर बढ़ाना होगा। हो सके इस सोल्यूशन का अब हम लोग का पास बॉइलिंग पॉइंट आ रहा 110 डिग्री सेल्सियस, ये मान के चल रहे हैं 10 बढ़ाना पड़ा, 10 बढ़ाएं उसी को बोलेंगे हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब सोचिए 10 बढ़ाएं, इस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है 110 डिग्री सेल्सियस, तो इंक्रीज कितना हुआ 10 का, तो 10 को बोलेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ΔT। अब देखिए 5 मोल की जगह अब ले लिए 10 मोल, तो जैसे 10 मोल लिए सॉलिड और 5 से 10 कर दिए तो पार्टिकल की संख्या और बढ़ गया, और लेयर बनेगा, और लेयर बनेगा तो और वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो फिर 1 atm प्रेशर बनाने के लिए और टेम्परेचर बढ़ाना होगा। तो इस तरह से सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अब हमको बढ़ाते गए 120 डिग्री सेल्सियस पर बना 1 atm प्रेशर। 120 डिग्री सेल्सियस लगा रहे हैं इस सोल्यूशन का टेम्परेचर, तो 1 atm के बराबर प्रेशर मिल रहा है, तो फिर 10 बढ़ गया। इस तरह से आप यहाँ पर सॉलिड की मोलों की संख्या बढ़ाते जाइएगा, लेकिन हाँ 1 kg सॉल्वेंट रहेगा फिक्स्ड। 1 kg प्योर सॉल्वेंट में सॉलिड की मोलों की संख्या आप बढ़ाते जाइएगा तो मोलालिटी बढ़ेगा, और जैसे मोलालिटी बढ़ेगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और जब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो फिर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। इसीलिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सीधा समानुपाती होता है मोलालिटी का। मोलालिटी बढ़ा तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, मोलालिटी घटा तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट घटा, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो लिखिए डैश देने के बाद लिखिए द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। आप दैट इज करके ये लिख लीजिए, दैट इज करके लिख लिए। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए समानुपाती का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, डेल टीबी इक्वल टू के बी। के हो गया कांस्टेंट, बी हो गया बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट के बारे में चर्चा हो रहा है इसलिए के बी। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे बैक डेल टीबी इक्वल टू हो जाएगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। के बी हो गया मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इसी को बोलेंगे हम लोग इबुलिस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, और m बराबर तो हम जानते हैं मोलालिटी। m क्या है, मोलालिटी। तो याद रहे मोलालिटी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और मोलालिटी के बीच जो रिलेशनशिप है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सीधा समानुपाती होता है मोलालिटी का। यही दोनों के बीच रिलेशनशिप है। मोलालिटी का वैल्यू आप बढ़ाइएगा तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, जितना बढ़ाइएगा उतना ही बढ़ेगा। मोलालिटी का वैल्यू कम लीजिएगा तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू भी क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, तो ये केबी आपका है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अब इसके बारे में जानेंगे कि केबी क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट क्या है, या इसको बोलेंगे इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो अगला हेडिंग लगाएंगे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला टॉपिक है अगला हेडिंग है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट।
मोलर एलिवेशन कांस्टेंट Kb। देखिए मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि डेल टीबी इक्वल टू क्या होता है, Kb इंटू एम होता है। अगर मोलालिटी का वैल्यू 1 हो जाए, 1 मोल पर केजी, 1 मोल कर दे। देखिए 1 इसलिए माने हैं कि 1 मोल इक्वल टू होता है एवोगाड्रो नंबर। 1 मोल इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। देखिए एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने बताया था कि कोई भी सब्सटेंस हो, 1 मोल इक्वल टू होता है एवोगाड्रो नंबर, 1 मोल इक्वल टू होता है 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स, चाहे वो एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, चाहे आयंस हो। 1 मोल किसी का भी बात होगा, आपको लेना होगा 6.023 10⁻23, इसलिए 1 मोल यहाँ पर हम चर्चा किए हैं। तो 1 मोल यहाँ पर पुट कर दिया जाए, अगर मोलालिटी का वैल्यू 1 मोल पर केजी हो जाए तो क्या होगा, तो आपका जो होगा डेल टीबी इक्वल टू क्या आएगा, Kb। आप सोचिए Kb कांस्टेंट है, तो जो भी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा उसी को बोलेंगे हम लोग क्या, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। जब किसी सॉल्यूशन का मोलालिटी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर केजी कर दिया जाए तो जो भी बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हुआ होगा, जो भी बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि हुआ होगा, उसी इंक्रीज वाले बॉइलिंग पॉइंट को बोलेंगे हम लोग मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। समझिए, देख लीजिए यहाँ पर हम लोग लिए 1 केजी सॉल्वेंट, 1 केजी सॉल्वेंट। यहाँ पर भी हम लोग लिए क्या, 1 केजी सॉल्वेंट। अगर मोलालिटी का बात है तो 1 केजी आपको सॉल्वेंट लेना ही होगा। और यहाँ पर भी हम लोग लिए क्या, 1 केजी सॉल्वेंट। ध्यान दीजिए 1 केजी सॉल्वेंट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर 1 मोल ले रहे हैं ग्लूकोज C6H12O6। यहाँ 1 मोल ले रहे हैं चीनी C12H22। यहाँ 1 मोल ले रहे हैं हम लोग यूरिया। ले लीजिए यूरिया का फॉर्मूला, NH2CO NH2, ये हो गया यूरिया। अब देखिए 1 मोल कोई भी सब्सटेंस लीजिए, पार्टिकल्स तो सेम होने वाला है। एवोगाड्रो नंबर क्या पार्टिकल्स होने वाला है, 6.023 10⁻23, यानी इसमें भी सॉलिड का जो पार्टिकल्स होगा एवोगाड्रो नंबर, यहाँ भी जो सॉलिड का पार्टिकल्स होगा एवोगाड्रो नंबर, यहाँ भी जो सॉलिड का पार्टिकल्स होगा एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ पर जो सॉलिड पार्टिकल्स जो लेयर बनाएगा वो एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल्स ही बनाएगा। यहाँ भी एवोगाड्रो नंबर होगा। पार्टिकल की संख्या सेम होने वाला है, ताकि हम लोग मोलों की संख्या सेम लिए। तो सेम पार्टिकल्स वेपर प्रेशर को रोकेगा, सेम पार्टिकल्स लिक्विड का वेपर प्रेशर को रोकेगा, सेम पार्टिकल्स लिक्विड का वेपर प्रेशर को रोकेगा। तो तीनों सॉल्यूशन में जो बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि करना होगा सेम करना होगा। अगर इसमें मान लो यहाँ वाटर लिए हैं, वाटर लिए हैं, वाटर लिए तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, यहाँ भी 100 होगा, यहाँ भी 100 डिग्री सेल्सियस होगा। अब इसमें 1 मोल ग्लूकोज डाल दिए, 1 मोल डाल दिए सुक्रोज, यहाँ 1 मोल डाल दिए यूरिया। तो तीनों सॉलिड जो है सेम वेपर प्रेशर को रोकेगा, क्योंकि पार्टिकल की संख्या सेम है, क्योंकि हम लोग 1 मोल लिए हैं। तो सेम वेपर प्रेशर में कमी आएगा, तो सेम आपको टेम्परेचर बढ़ाना होगा 1 ATM वेपर प्रेशर करने के लिए। यानी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज आया होगा, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज करना हुआ, तो इसका भी 10 डिग्री सेल्सियस ही आएगा, इसका भी कितना आएगा, 10 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। तो इस तरह से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का जो वैल्यू है वो तीनों सॉल्यूशन में क्या बताएगा, कांस्टेंट। तो बस इसी कांस्टेंट को बोलेंगे हम लोग मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अगर मोलालिटी का वैल्यू सेम कर दिया जाए तो जो भी आपका बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि आएगा
उसी इंक्रीज वाले बॉइलिंग पॉइंट को बोलेंगे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। यहाँ आप लोग को साफ साफ दिख रहा है, अगर मोलालिटी का वैल्यू 1 कर दिए, 1 मतलब यूनिटी होता है, इकाई होता है, जो आपको स्टैंडर्ड रूप में माना गया है 1 को, तो आपको 1 ही लेके चलना होगा। 1 यूनिटी इकाई मानना होगा, तो हम लोग इकाई माने हैं, 1 माने हैं। अगर मोलालिटी का वैल्यू 1 मोल पर केजी कर दिया जाए तो जो भी बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि हुआ होगा, जो भी बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि हुआ होगा, बस उसी को बोलेंगे, उसी इंक्रीज वाले बॉइलिंग पॉइंट को बोलेंगे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। जैसे भी बताएं, अगर आप सेम सॉल्वेंट लिए, देखिए सॉल्वेंट वाटर लिए तो वाटर ही लीजिए, याद रहे सॉल्वेंट का आप अलग अलग सॉल्वेंट नहीं लीजिएगा, कि अलग अलग सोल्यूट के लिए अलग अलग सुटेबल सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो ये सब सोल्यूट के लिए सुटेबल सॉल्वेंट वाटर ही है, तो वाटर लिए। अब 1 मोल आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ भी 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ भी 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दिए, तो पार्टिकल की संख्या सेम होगा तीनों आपका कंटेनर में, तीनों सॉल्यूशन में सोल्यूट की पार्टिकल की संख्या सेम होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात आता है कि अगर आयनिक कंपाउंड लेंगे तो पार्टिकल की संख्या हो सके बढ़ सकता है, 2 गुना हो सकता है। कुछ सोल्यूट ऐसा होता है जिसमें पार्टिकल की संख्या जो होता है, पार्टिकल की संख्या वो बढ़ता है, वो सोल्यूट डिकम्पोज होता है, टूटता है। और कुछ सोल्यूट ऐसा होता है जिसमें एसोसिएशन होता है, पार्टिकल्स जुड़ता है, यानी पार्टिकल की संख्या कम हो जाए। तो वैसा सोल्यूट लेके हम लोग रिसर्च नहीं करेंगे जिसमें पार्टिकल की संख्या सिर्फ क्या हो, पार्टिकल्स वो जो है कोई भी वैसा सोल्यूट जो सिर्फ पार्टिकल्स घुले, पार्टिकल की संख्या चेंज नहीं हो, पार्टिकल सिर्फ घुले। यहाँ 1 मोल ग्लूकोज लीजिएगा तो ग्लूकोज की पार्टिकल की संख्या घुलेगा ना, ग्लूकोज की पार्टिकल की संख्या यही रहेगा, एवोगाड्रो नंबर 1 मोल लीजिए ना, इससे कम होगा ना इससे ज्यादा होगा। यह भी इसका पार्टिकल की संख्या कम और ज्यादा होने वाला नहीं है, एवोगाड्रो नंबर ही होगा, यहाँ भी एवोगाड्रो नंबर होगा, क्योंकि सब का सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो वैसा ही लेके हम लोग रिसर्च करेंगे। और एक बात याद रखिए कि यहाँ पर पार्टिकल्स ना डिसोसिएशन हो रहा ना एसोसिएशन हो रहा, तो इस केस में जो भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि हुआ होगा, ठीक इसी सॉल्यूशन में वही वृद्धि हुआ होगा, इस सॉल्यूशन में वही बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हुआ होगा। बस जितना का इंक्रीज हुआ है, जितना का इंक्रीज हुआ बॉइलिंग पॉइंट में, उसी इंक्रीज वाले बॉइलिंग पॉइंट को बोलेंगे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट याद रहे। हम लोग ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़े। ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक घोल किसको बोलेंगे? वास्तविक घोल उसी को बोलेंगे जिसे पार्टिकल का साइज, सोल्यूट पार्टिकल का साइज सॉल्वेंट में घुल करके 1 नैनोमीटर से लेस हो जाए, कम हो जाए। ये सारा का सारा सब है ट्रू सॉल्यूशन। सबका पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम हो गया होगा, सारा का सारा पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से कम है और पार्टिकल की संख्या भी सेम है। इसीलिए अलग अलग मोलालिटी, देखो अलग अलग मोलालिटी है, अलग अलग मतलब सोल्यूट से बनाया हुआ मोलालिटी है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में क्या आएगा, वृद्धि सेम आएगा। तो जो भी बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि आया सेम, उसी सेम वाले वैल्यू को बोलेंगे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो याद रहे, अगर किसी भी सॉल्यूशन का मोलालिटी 1 मोल पर केजी कर दिया जाए तो जो भी बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज होगा, उसी इंक्रीज वाले बॉइलिंग पॉइंट को बोलेंगे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। यहाँ तक लिख लिए। यहाँ तक लिखने के बाद लिखिए, इफ 1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट। आई रिपीट, इफ 1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is present in 1000 gram solvent, so then increase in boiling point is known as molar elevation constant और ebulioscopic constant। ठीक है, देखिए। तो अगला हम लोग देखेंगे, अगला टॉपिक है क्वेश्चन, देखिए एक्सप्लेन। अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन डिटर्मिनेशन ऑफ molecular mass of solute, molecular mass
of solute on the basis of एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैसे ज्ञात करेंगे? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे अभी जानेंगे। देखिए हम लोग जानते हैं सिंस वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, डेल टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लिखा चुके हैं। डेल टीबी इक्वल टू क्या होता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। केबी इक्वल टू क्या होता है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। एम क्या होता है, मोलालिटी होता है। तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ बढ़ा रहे हैं। डेल टीबी इक्वल टू हो जाएगा केबी। अब मोलालिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए इंटू 1000 बाय एम ए इंटू डब्ल्यू बी। बताइए इस फॉर्मूला से बताइए एम ए का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं। देखिए ये जितना भी चीज है सबके बारे में आपको मालूम चल गया है। डेल टीबी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आप लिखिए वेर करके लिखना होगा, वेर डेल टीबी इक्वल टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। केबी इक्वल टू हो गया मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। एम हो गया मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला आने के बाद यहाँ भी दिखा सकते हैं डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट। एम ए क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। डब्ल्यू बी क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये सब लिखिएगा एग्जाम में। ठीक है, क्या क्या आप माने हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग माना है। तो आप जो हम बता रहे हैं उसके बारे में लिख दीजिएगा, वेर करके याद रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग को एम ए का वैल्यू याद करना है। तो एम ए का वैल्यू अगर हम लोग इसको छोड़ करके बाकी का वैल्यू जब हम लोग को मालूम चल जाए, ज्ञात हो, तो आसानी से एम ए का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। इस फॉर्मूला से किसी एक का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। जिसको निकालने बोला जाए उसको छोड़ करके बाकी का वैल्यू हम लोग को अगर मालूम चल जाए तो फिर उसका वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इफ डेल टीबी, केबी, डब्ल्यू ए एंड डब्ल्यू बी आर नॉन जानते हैं, तो देन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैन बी इजिली कैलकुलेटेड। तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम लोग के पास आ गया है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नोट में लिखिएगा। पहला आया है डेल, पहला क्या आया, डेल टीबी इक्वल टू टीबी डैश माइनस टीबी। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू होता है सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। फिर से लिख लीजिए, ये है डेल टीबी इक्वल टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। डेल टीबी डैश इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला आया डेल टीबी इक्वल टू क्या आया, केबी इंटू मोलारिटी। और तीसरा फॉर्मूला आया इसी से डेल टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोलारिटी का फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, तो इसमें से सारा चीज जानते हैं, वेर करके लिख सकते हैं। खैर लिखना नहीं, हम लोग को इम्पोर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है। ये सब फॉर्मूला याद रखना है। बस केबी का वैल्यू याद रखिए 4 नंबर नोट में, है ना। केबी फॉर वाटर, अगर सॉल्वेंट वाटर हो तो केबी का वैल्यू कांस्टेंट होता है 0.52 केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर। देखिए इसी से आया, देखिए क्योंकि हम लोग जानते हैं डेल टीबी इक्वल टू होता है केबी इंटू मोलालिटी। तो केबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल टीबी बाय मोलालिटी। ये क्या चल गया इंटू से डिवाइड में, डेल टीबी
टेम्परेचर है, केल्विन में मान लिए। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मोलारिटी का भी जो यूनिट होता है वो होता है मोल पर केजी। तो ये ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा, क्या बन जाएगा बोलो, केल्विन तो ये है ना, केजी से चल जाएगा पर केजी, पर केजी से केजी चल जाएगा तो केल्विन केजी, मोल से चल जाएगा पर मोल। ठीक है, ये है मोलल एलिवेशन का, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट का यूनिट। कहाँ से आया देख लीजिए, फॉर्मूला से ही आया है। तो केल्विन केजी पर मोल, ये यूनिट कहीं भी देखने को मिल जाए समझ लीजिए वो वैल्यू आपका है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देखिए इससे न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन है, इफ 10 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम वाटर, देन कैलकुलेट elevation of boiling point and boiling point of pure solvent। देखिए पहला क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है कि 10 ग्राम है ना, सिंपल क्वेश्चन, 10 ग्राम ग्लूकोज मौजूद है 100 ग्राम वाटर में, तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा और उस सॉल्यूशन में बॉइलिंग पॉइंट में क्या वृद्धि हुआ होगा, यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझिए, सॉल्यूशन, 10 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम वाटर, यानी आपका 100 ग्राम वाटर लिया गया है, 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम वाटर, ठीक है, इसमें 10 ग्राम ग्लूकोज मौजूद है, 10 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6। तो ये जो सॉल्यूशन बना होगा, इस सॉल्यूशन का निकालना है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, दो चीज निकालना है। ठीक, तो लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट, ऐसे लिखिएगा, देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट WA 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट MA। अब क्या क्या मान है उसके बारे में लिख दीजिएगा ताकि जो चेक करेगा कॉपी उसको समझ में आए कि आप WA क्या माने हैं, WB क्या माने हैं। ठीक है, या तो फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करके आप वेर करके नीचे में लिख सकते हैं W इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो हम लिखते जा रहे हैं शुरू से, देखो MA मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ग्लूकोज का होता है 180। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम। वाटर के लिए मोलल एलिवेशन कांस्टेंट का वैल्यू लिख सकते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट लिख देंगे, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट केबी, वाटर के लिए 0.52 केल्विन केजी पर मोल होता है। हम लोग को निकालना है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, निकालना है, डेल टी भी निकालना है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टी बी डैश निकालना है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट कितना होता है, टीबी, वाटर है तो 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस को हम लोग केल्विन में चेंज कर लेंगे, 373 कर लें। ठीक है, तो बताइए पहला फॉर्मूला लगाते हैं, डेल टीबी इक्वल टू होता है केबी इंटू मोलालिटी। मोलालिटी की जगह हम लोग लिखेंगे
डब्ल्यू ए इंटू 1000 बाय एम ए इंटू डब्ल्यू, है ना। ठीक है, नोट कीजिए यहाँ तक। ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ तक। उसके बाद फॉर्मूला पुट कर देंगे, डेल टीबी आ जाएगा। फॉर्मूला पुट करने पर डेल टीबी का वैल्यू आ जाएगा केल्विन में, जो भी आएगा केल्विन में आ जाएगा। उसके बाद फॉर्मूला पुट कर ही देते हैं, देख लीजिए, बढ़ा देते थोड़ा सा। 0.52 इंटू डब्ल्यू ए हो गया आपका 10 इंटू 1000, एम ए आपका 180 100। ठीक है, 1 0 0 3 1 2 3 का 0 कैंसिल हो गया। ऊपर में बचा क्या, अच्छा इधर 2 0 नीचे कर देते हैं, 2 0 नीचे आएगा, है ना। पॉइंट हटा देंगे, 2 0 नीचे आएगा, 3 0 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में बचा क्या 5 2 और नीचे में बचा क्या 180, कितना आएगा 0.2 कैलविन आएगा। लिख लीजिए यहाँ पर, नोट कर लीजिए 0.2 कैलविन, स्क्रीनशॉट। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग को तो ये ज्ञात हो गया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब डेल टीबी डैश निकालना, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्ञात करना, है ना। देखिए 100 ग्राम वाटर में जब 10 ग्राम ग्लूकोज मौजूद है तो बॉइलिंग पॉइंट में कितना वृद्धि हुआ वो ज्ञात करना था, और उस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अभी क्या है वो भी ज्ञात करना, डेल टीबी डैश, सॉरी टीबी डैश ज्ञात करना। तो डेल टीबी ज्ञात हो गया। अब टीबी डैश क्योंकि हम लोग जानते हैं डेल टीबी इक्वल टू होता है टीबी डैश माइनस टीबी। हम लोग को टीबी डैश निकालना है, तो टीबी डैश इक्वल टू हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा डेल टीबी प्लस टीबी। डेल टीबी आया कितना 0.2 केल्विन, और प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट तो 373 केल्विन था, यानी 373.2 केल्विन आंसर हो गया। ठीक है, तो अगला नंबरिकल्स हम लोग देखते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर जो है 2 जानेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वीडियो लंबा ना हो इसीलिए क्वेश्चन हम पहले लिख करके उसके बाद कैमरा हम ऑन किए हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम वाटर। 100 ग्राम वाटर में जो ग्लूकोज है, 100 ग्राम, ये 100 ग्राम वाटर है, इसमें जो ग्लूकोज मौजूद है C6H12O6, उसकी मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या है, पार्टिकल की संख्या क्या है। अगर इसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दे दिया गया है 0.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये ना है, तो हम लोग को दे दिया गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, देखिए n हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट, ये ज्ञात करना। ये सब हम बार बार नहीं लिखाएंगे, आप लोग लिखिएगा, ठीक है, ताकि ये सब लिखने से समय बहुत ही जाएगा, इसीलिए हम बारंबार नहीं लिखाएंगे। एक बार लिखा दिए, हम शॉर्ट में लिखेंगे। हम लोग को निकालना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, जबकि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दे दिया गया। देखो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल टीबी डैश, डेल टीबी, तो हम शॉर्ट में लिख लिए 0.2 डिग्री सेल्सियस, इसी को बोलेंगे 0.2 केल्विन। देखिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सॉल्यूशन में कितना बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि हुआ है, इंक्रीज वाला बॉइलिंग पॉइंट है, इसीलिए जो जितना भी वैल्यू सेल्सियस में दिया हुआ रहे वही आप केल्विन में लीजिएगा। इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। मान लेते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, मान क्या लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इस सॉल्यूशन जैसे ही ग्लूकोज डाल दिया या कोई भी सॉल्यूट डाला होगा तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, देखिए ये वाटर का था, अब उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो गया 100, देखिए 100.2 डिग्री सेल्सियस, मान के चलते हैं 100.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ज्ञात करेंगे डेल टीबी, तो घटाना होगा ना, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, टीबी डैश माइनस टीबी, तो घटा देंगे कितना का 0.2 डिग्री सेल्सियस आएगा।
अब देखिए हम लोग को अगर केल्विन में बात करना तो केल्विन में चेंज करेंगे इसको केल्विन में, तो आपको लिखना होगा 300 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो 300 केल्विन, इसको चेंज करेंगे 300.2 केल्विन। अब इसको हम लोग घटाएंगे 300.2 केल्विन से माइनस 300 केल्विन, तो कितना आएगा 0.2 केल्विन ही आएगा, 0.2 केल्विन ही आएगा। इसीलिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान दीजिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू अगर सेल्सियस में रहेगा तो आप वही वैल्यू केल्विन में ही होगा, यानी वही वैल्यू होगा केल्विन में। इसमें अलग से आपको जोड़ना नहीं है। हाँ, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा सेल्सियस में तो केल्विन में जोड़िए, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होगा सेल्सियस में तो केल्विन में जोड़िए, ऐड कीजिए। लेकिन अगर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस में है तो वही केल्विन में होगा, क्योंकि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहां से आया, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से घटाना पड़ता है सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को। जब सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट घटाएंगे तभी तो आएगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो फिर इन दोनों को पहले केल्विन में चेंज करेंगे, तब घटाएंगे, तब ना आपका आएगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो जब ये सेल्सियस में दिया है तो इसका भी सेल्सियस में लिया होगा, इसका भी सेल्सियस में लिया होगा। जब ये वाला वैल्यू, जब हम लोग ये वाला वैल्यू केल्विन में करेंगे तो इसका भी केल्विन में करना होगा वैल्यू, इसका भी केल्विन में करना होगा वैल्यू। दोनों का वैल्यू केल्विन करने के बाद जो डिफरेंस आएगा तभी ना केल्विन में आएगा। तो इसीलिए ये डिफरेंस वाला वैल्यू है, ये डिफरेंस वाला वैल्यू है, इसीलिए ये वाला वैल्यू भी क्या है, डिफरेंस वाला है, इसलिए केल्विन में आपका जो सेल्सियस में दिया हुआ वो केल्विन में। तो याद रहे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस वाला वैल्यू है, इसलिए जो सेल्सियस में है वही आपको लेना होगा केल्विन में। देख लीजिए यार, रखा हुआ आपके सामने पड़ा हुआ है, समझने का ये एक जरिया है, देख लीजिए। तो देखिए, तो ये दिया हुआ हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वही यानी निकालना है। अच्छा, जब आपका बात किया है 100 ग्राम वाटर में, तो आपका वाटर का बात हो रहा है तो हम लोग ले सकते हैं केबी का वैल्यू 0.52 केल्विन केजी पर। फॉर्मूला पर लगाते हैं, डेल टीबी इक्वल टू होता है केबी इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 बाय एम ए इंटू डब्ल्यू ए होता है। अब देखिए डब्ल्यू ए बाय एम ए यही है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू ए बाय एम ए यही है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसके जगह पर हम लिख सकते हैं एन ए, लिख सकते हैं। देखिए एक स्टेप बढ़ेगा, लेकिन ये जगह नहीं होने के कारण एक स्टेप हम बढ़ा नहीं रहे हैं, तो ये हो गया। तो इस तरह से आपका एन इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चल जाएगा, डेल टी बी इंटू डब्ल्यू बी, और बाकी डिवाइड में चल जाएगा कौन कौन, के बी इंटू 1000। सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, एन ए का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। और जब एन ए का वैल्यू निकल जाएगा बस एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका जो है मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा, क्योंकि एक मोल इक्वल टू होता है एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स, 6.023 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ निकलेगा आपका नंबर ऑफ मोल्स, यानी जो वैल्यू निकलेगा आपका नंबर ऑफ मोल्स, बस जितना नंबर ऑफ मोल्स निकला, 100 निकले या बटम आए, यहाँ आ सकता 1/26 आया, मान लो 1/26 आया, तो 1/26 को फिर हम लोग एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा, तो आंसर निकल जाएगा। तो ये हो गया पहला का आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन कहता है कि इफ 18 ग्राम सल्फर इज प्रेजेंट इन 90 ग्राम बेंजीन सॉल्वेंट, बेंजीन सॉल्वेंट में 18 ग्राम सल्फर मौजूद है, तो देन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पाया गया 0.2 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर इफ Kb4 बेंजीन सॉल्वेंट इज 0.253 केल्विन केजी पर मोल, यानी 18 ग्राम सल्फर दिया हुआ है, इसे लिखते हैं WA 18 ग्राम, ठीक है, और WB भी आपका दे दिया गया है 90 ग्राम बेंजीन सॉल्वेंट। तो उस समय एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पाया गया डेल TB 0.2 डिग्री सेल्सियस, इन्हें आपका क्या करेंगे 0.2 केल्विन ले लेंगे। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर, सल्फर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद करना है, Kb4 बेंजीन के लिए दिया हुआ है, वाटर के लिए तो कांस्टेंट होता है, बेंजीन के लिए आपका वाटर के लिए हम लोग को याद रखना कांस्टेंट है क्या, वाटर का वैल्यू दिया हुआ नहीं रहेगा, Kb का वैल्यू वाटर के लिए आपको याद रखना, बाकी अलग अलग सॉल्वेंट के लिए दे सकता है, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा 253 केल्विन
kg पर मोल। तो सबसे पहले हम लोग को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग निकालना होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड कैसे निकलेगा, तो इस फॉर्मूला से निकल जाएगा डेल टीबी इक्वल टू होता है केबी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। देखिए किसी भी सॉलिड का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है या सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात कीजिए। देखिए मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात होने के बाद हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे वो मालूम चल जाएगा। तो पहले हम लोग निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए मॉलिक्यूलर मास ज्ञात करना जरूरी है। तो मॉलिक्यूलर मास Ma इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ना। तो ये सबका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। देख लीजिए लिख देते हैं Ma इक्वल टू हो जाएगा डेल टीबी नीचे आ जाएगा, सिर्फ डेल टीबी आपका क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, बाकी तो वही रहेगा केबी इंटू डब्ल्यू ए 1000 डेल टीबी इंटू डब्ल्यू बी। केबी आपका है 0.253, डब्ल्यू ए दिया है 18 ग्राम, 1000 0.290। पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर में ए जो चढ़ेगा नीचे में 2 जीरो, तो यहाँ पर 2 जीरो नीचे बच जाएगा। चलिए गुना कैलकुलेशन आप लोग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 3 पॉइंट है, यहाँ 1 पॉइंट, तो 2 पॉइंट आपको ऊपर में ज्यादा था इसलिए 2 जीरो नीचे लगा दिए। 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो कैंसिल, ये 2 18, ये 2 कट गया। आपका है 253 मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ तक लिख लीजिए, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। सॉलिड का मॉलिक्यूलर वेट आया 253। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए आगे बढ़ाते हैं इसको। हम लोग को फॉर्मूला ज्ञात करना है। देखिए लेट मान लेते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सॉलिड SX मान लेते हैं। देखिए सॉलिड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, लेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना ऑफ सल्फर, सल्फर याद करने बोला ना, सल्फर सॉलिड है, सल्फर SX मान लेते हैं। अब देखिए सल्फर का फॉर्मूला या तो H2 क्या क्या हो सकता है, या तो सल्फर का फॉर्मूला H2 हो सकता है, H3 हो सकता है, S4 S8, कि सल्फर S8 तक पाया गया है। S8 तक सल्फर H2 भी होता है, S3 भी होता है और S8 भी होता है। S8 तक इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पाया गया सल्फर सब्सटेंस का। उसका एक अपना प्रॉपर्टी होता है ना, S8 बनाने का कैपेसिटी रखता है सल्फर। तो ये इसमें से कौन वाला फॉर्मूला होगा। 18 ग्राम जो सल्फर डाला है 90 ग्राम बेंजीन सॉल्वेंट में, तो उस सल्फर का फॉर्मूला क्या होगा, H2 होगा, S3 होगा, S4 होगा। उसी के फॉर्मूला को ज्ञात करें, सल्फर के फॉर्मूला को ज्ञात करें। किसी का भी फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए आ जाए एग्जाम में, तो सबसे पहले उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास ज्ञात कीजिएगा। जो सल्फर का मॉलिक्यूलर मास हम लेकर आए कितना 253। तो यहाँ सल्फर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हम लोग SX मान लिया। अब X का वैल्यू 2 आएगा तो H2 हो जाएगा, X का वैल्यू 4 आएगा तो X4 हो जाएगा, X का वैल्यू 8 आएगा तो फॉर्मूला S8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर। आप बताएं सल्फर का मॉलिक्यूलर मास इसके अनुसार क्या है 32 इंटू एक्स हो जाएगा। और फॉर्मूला से हम क्या लाए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर कितना लाए 253। ठीक है, यही लाए, इक्वल टू कर सकते हैं 32 इंटू एक्स। तो एक्स बराबर आ जाएगा इस तरह से, एक्स बराबर 253 बाय 32 इक्वल टू 7.9 आएगा, लेकिन हम लोग मान लेंगे 8। अब देखिए एक्स का वैल्यू 8 आया, तो इसीलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला S8 आंसर। तो इस तरह से 3 नंबरिकल्स दिए। देखिए नंबरिकल्स तो बहुत है, लेकिन नंबरिकल्स बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर सॉल्यूशन चैप्टर जो है सही टाइम पर खत्म नहीं होगा। इसीलिए नंबरिकल्स हम थोड़ा ही दे रहे हैं आपको। नंबरिकल्स एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से बुक खोलिए और बनाइए, जितना अधिक आप बना सकते हैं। जो जो नंबरिकल्स आप फंसिएगा उसको
टिक करके रखिए। जैसे ही आपका क्लास ओपन होगा कोचिंग में, वो सारा नंबरिकल्स बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ आप लोग सिंपल नंबरिकल्स बनाइएगा, इससे आपका हार्ड नंबरिकल्स भी बन जाएगा। हालांकि हर एक बुक में तो नंबरिकल्स का सोल्यूशन दिया हुआ है, आप सोल्यूशन देखकर भी आप समझ सकते हैं, बना सकते हैं। बस अपना बेसिस से बनाइए। बुक में हो सके अलग तरीका से बनाया है, अलग अलग माना है। अपना जो माने, हर चीज़ का जो माने हैं, है ना, वो अपना मान के बनाइए और आंसर मिलाइए। आंसर नहीं मिलेगा तब आप उसको टिक मारिएगा, और जैसे कोचिंग क्लास स्टार्ट होगा हम सारा नंबरिकल से बता देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट अगर आपको दिमाग में आ जाएगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में आपका बैठ जाएगा, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में आपका कुछ दिक्कत होने वाला नहीं है, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जब किसी का एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्लियर हो तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आपका जो है क्लियर ही रहेगा, कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। यहाँ बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि हो रहा था, वहाँ फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा, डिक्रीज होगा, बस यही अंतर है। तो धन्यवाद।